तो चलिए दोस्तों अपने फोकस को एकदम रेजर शेप पर रखते हैं और टारगेट करते हैं हमारा क्वेश्चन 107। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी और न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी का एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। अगर आपको न्यूरॉन की बेसिक इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज और ऑस्मोसिस का सिंपल फंडा आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक किक वॉक होना चाहिए। सबसे पहला इसका ओरिजिन देखते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूनिट 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम और एंडोक्राइन रेगुलेशन से लिया गया है। यहाँ एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है कि जब हमारी बॉडी में पानी का कमी होती है तो हमारा दिमाग उसे सेलुलर लेवल पर कैसे सेंस करता है। इसे न्यूरोफिजियोलॉजिकल क्वेश्चंस को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम एक्शन रिएक्शन कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढेंगे। बायोलॉजी का एक यूनिवर्सल रूल है, जब भी किसी न्यूरॉन को अपना मैसेज आगे भेजना होता है तो वो डीपोलराइज होता है, और अगर न्यूरॉन हाइपोपोलराइज हो गया तो वो ऑफ हो जाता है। अब स्टेटमेंट ए को ध्यान से देखिए। नॉन सेलेक्टिव कैटायनिक चैनल इन द ऑस्मो रिसेप्टर मेम्ब्रेन बिफोर एक्टिवेट्स कॉजिंग हाइपरपोलराइजेशन। सोचो, अगर पॉजिटिव आयन सेल्स के अंदर आ जाए तो सेल्स डीपोलराइज होगी ना। हाइपरपोलराइजेशन कैसे हो सकती है? ये न्यूरोबायोलॉजी का सबसे बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन है। हम यहीं से अपना अटैक शुरू करेंगे। चलिए पूरे ऑस्मोरेगुलेशन पाथवे को एक रियल लाइफ लॉजिक के साथ डिकोड करते हैं। हाइपर पहले बात करते हैं डिहाइड्रेशन यानी कि दी हाइपरजोमेटल स्टेट। जब बॉडी में पानी की कमी और नमक ज़्यादा होता है तो ब्लड हाइपरजोमल हो जाता है। ऑस्मोसिस के रूल के हिसाब से ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स के अंदर का पानी बाहर ब्लड में चला जाता है। इसे सेल सिकुड़ जाती है। ये श्रिंकेज मैकेनिकल स्ट्रेंच चैनल्स को खोल देती है। तो स्टेटमेंट बी बिल्कुल ट्रू है। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टेटमेंट ए, ये जब ये स्ट्रेच चैनल्स खुलते हैं तो पॉजिटिव आयन सेल्स के अंदर आते हैं, जिससे सेल डीपोलराइजेशन होती है और एक्टिवेट होती है। स्टेटमेंट ए पर स्टेटमेंट ए कह रहा है इसे हाइपरपोलराइजेशन होता है। ये फैक्चुअली और लॉजिकली फॉल्स है। द रिले स्टेटमेंट सी, एक्टिवेटेड ऑस्मो रिसेप्टर अब एक्शन पोटेंशियल फायर कर रहे हैं और सिग्नल आगे सॉन और पीबीएन न्यूक्लियस को भेजते हैं, जो फाइनल एक्शन लेते हैं, यानी आर्जिनिन वेसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज करते हैं ताकि किडनी पानी से बच सके। ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक का ट्रू स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं द हाइपोजोमल स्टेट यानी स्टेटमेंट डी। हाइपोजमोलल मतलब बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा है। ऐसे से में सेल्स के अंदर का पानी अंदर आ जाएगा और सेल फूल जाएगा। जब सेल फूल जाती है तो चैनल बंद हो जाती है, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन इनएक्टिवेट हो जाते हैं ताकि एबीपी रिलीज ना हो सके। लेकिन स्टेटमेंट डी कह रहा है कि इस स्टेज से ऑस्मो रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है। ये प्योर फिजियोलॉजिकल लॉजिक से कंप्लीटली अगेंस्ट जा रहा है। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। एलिमिनेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो हमने इलेक्ट्रिकल और डिमांड सप्लाई के लॉजिक से प्रूव कर लिया कि स्टेटमेंट ए और डी दोनों ही गलत है। अब ऑप्शन ए में ए इंक्लूडेड है तो एलिमिनेट, ऑप्शन 3 में डी है तो एलिमिनेट, और ऑप्शन 4 में ए डी दोनों है तो एलिमिनेट। देखिए, अगर आपको सेल के फूलने और सिकुड़ने का बेसिक मैकेनिज्म या डीपोलराइजेशन का टर्म पता था तो सारे गलत ऑप्शन सेकंड में खत्म और एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 2 बचता है, जिसमें करेक्टली बी एंड सी लिखा है। राइट आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन 2 हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रैप की। तो एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट कैटानिक चैनल एक्टिव पढ़ कर जोश में आ जाते हैं और आगे लिखा हाइपर पोलराइजेशन इग्नोर कर देते हैं। एग्जामिनर ने इंटेंशनली इन दो विरोधी टर्म्स को एक सेंटेंस में मिक्स कर दिया था। और स्टेटमेंट डी में एग्जामिनर ने उल्टा लॉजिक लगाया। जब बॉडी में ऑलरेडी पानी ज़्यादा है तो ऑस्मो रेगुलेशन एक्टिव क्यों होगा?
अगर एक्टिवेट हो गया तो और पानी बच्चा लेगा, जिससे बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं एस्केप रूट की। फिजियोलॉजी में हमेशा बॉडी की ज़रूरत क्या है, इस सवाल पर चलती है। हमेशा कंडीशंस को देखिए और सोचिए कि नेचर इस सिचुएशन में एक्टिवेटिंग चाहेगी या इनएक्टिवेशन चाहेगी। स्मार्ट लॉजिक थिंकिंग से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। चलिए अपनी इस ऑब्जर्वेशन स्किल्स को और शार्प करते हुए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो चलिए दोस्तों, अपने फोकस को बिल्कुल शार्प करते हुए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं 108 पर। ये प्लांट फिजियोलॉजी और सेकेंडरी मेटाबॉलाइट सेक्शन का एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जहां आपकी बेसिक बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हो रही है। सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके यूनिट 6 प्लांट फिजियोलॉजी से लिया गया है। अक्सर स्टूडेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में सिर्फ उनके नाम्स और फंक्शंस याद करके चले जाते हैं और उनके बायोसिंथेसिस पार्ट को छोड़ देते हैं। लेकिन CSR नेट हमेशा उसकी सिंथेसिस और बायोकेमिकल डिमांड से ही ऐसे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस फ्रेम करता है। इस क्वेश्चंस को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें इसी किसी हैवी पाथवे को याद करने की जरूरत नहीं है। बस फिनोलिक्स वर्ड्स का वर्ड बेसिक केमिस्ट्री लॉजिक अप्लाई करना है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सबसे फंडामेंटल रूल है कि फिनोलिक्स कंपाउंड्स का मतलब ही होता है कि एरोमेटिक रिंग, जिसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH जुड़ा होता है। जब आप इस कोर फैक्ट को माइंड में रखते हैं तो स्टेटमेंट अपने आप सॉल्व होने लग जाते हैं। चलिए इस बायोसिंथेसिस को केमिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। स्टेटमेंट ए, द केमिकल लाई। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि फिनोलिक्स है। फिनोलिक्स की पूरी आइडेंटिटी उन्हें उनके हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप पर बेस्ड होती है, इसलिए उसमें मिथाइलेशन भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ही सबसे ज्यादा होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप पर नहीं। लेकिन स्टेटमेंट ए कह रहा है कि उनमें अबंडन मिथाइलेटेड कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। ये कोर केमिस्ट्री के बिल्कुल खिलाफ है, तो स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। स्टेटमेंट सी, द एंजाइम लॉजिक। क्योंकि फिनोलिक्स में प्राइमरली हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर मिथाइलेशन होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला एंजाइम्स को ओ मिथाइल ट्रांसफरेज यानी OMTS कहा जाता है, यानी ऑक्सीजन पर मिथाइल लगने वाला है। ये बिल्कुल लॉजिकली ट्रू स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी, द मिथाइल डोनर। बायोलॉजी में जब भी किसी मॉलिक्यूल को मिथाइल ग्रुप की जरूरत होती है तो पूरे सेल में एक ही सबसे बड़ा यूनिवर्सल डोनर होता है, और वो होता है एस एडोनाइल मिथानियन, यानी SAM। लिग्नांस और फ्लेवोडेंस बनने में बहुत हैवी मिथाइलेशन होता है, इसलिए नेचुरली सेल में सेम की डिमांड बहुत हाई होगी। ये मेटाबॉलिक सेम डिमांड का एक बहुत ही ट्रू स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट बी इज ट्रू। स्टेटमेंट डी, एंजाइम स्पेसिफिसिटी के ऊपर है। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एंजाइम अक्सर थोड़े प्रोमिशियस होते हैं। ये एक ही एंजाइम के कई सिमिलर सब्सट्रेट पर काम कर लेते हैं ताकि पाथवे एफिशिएंटली रहे, इसलिए इनकी स्पेसिफिसिटी स्ट्रिक्टली नहीं होती है, तो स्टेटमेंट डी इज फॉल्स। अब अपने एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी पर आते हैं। हमने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट से एस्टेब्लिश कर लिया कि फिनोलिक्स में कार्बोक्सिलेशन का नहीं, हाइड्रोक्सिल का मिथाइलेशन में होता है, इसलिए स्टेटमेंट ए इज कंप्लीटली फॉल्स। अब ऑप्शन ए में ए 1 में ए इंक्लूडेड है तो इसको एलिमिनेट करो, और ऑप्शन 4 में भी इंक्लूडेड है तो इन दोनों को हमने कर दिया एलिमिनेटेड। हमारे पास बचे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। हमने अपने एनालिसिस में क्लियर कर लिया था कि एंजाइम ब्रॉड स्पेसिफिक होते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं होते, यानी डी भी गलत है, तो ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट हो जाता है हमारे से। बस सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री का रूल पकड़ने से और यूनिवर्सली नोन मिथाइल डोनर को आइडेंटिफाई करने से हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 2 बचता है, जिसमें करेक्टली बी एंड सी लिखा है, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं
एग्जामिनर ट्रैप पर एग्जामिनर जानता है कि बायोसिंथेसिस पाथवे पढ़ते वक्त स्टूडेंट सैम जैसे टर्म्स तो देख लेते हैं, पर उसकी केमिस्ट्री नोटिस नहीं करते। उन्होंने स्टेटमेंट ए में इंटेंशनली मिथाइलेटेड कार्बोक्सिल वर्ड डाला ताकि जिन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है वो इस साइंटिफिक टर्म्स को समझकर सच मान ले। अब बात करते हैं एस्केप रूट की। जब भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्वेश्चन आए, उसके नाम के पीछे छुपे हुए केमिकल स्ट्रक्चर को याद रखिए। अल्कलॉइड्स है तो नाइट्रोजन होगा, टर्पीन्स है तो आइसोप्रीन यूनिट हो गए, फिनोलिक्स में तो फिनोल रिंग है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। बेसिक फंक्शनल ग्रुप और बायोसिंथेसिस पाथवे को ऐसे इंटरकनेक्ट करने पर आप यूनिट 6 के किसी भी कॉम्प्लेक्स पाथवे को इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। ये क्वेश्चन यूनिट 6 सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट के स्ट्रेस फिजियोलॉजी और स्टोमेटल रेगुलेशन सेक्शन से लिया गया है। यहाँ एग्जामिनर एब्सिसिक एसिड के टाइम पर गार्ड सेल्स के अंदर होने वाला आइकॉनिक और मॉलिक्यूलर चेंज की डीप नॉलेज टेस्ट कर रहा है। इस लंबे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारी सबसे पावरफुल ट्रिक लगाएंगे, फाइंड दी डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन। ध्यान से स्टेटमेंट ए और ई को साथ पढ़िए। स्टेटमेंट ए कह रहा है एब्सिसिक मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन करवाता है बाय डिक्रीजिंग दी साइटोसोलिक कैल्शियम, यानी कैल्शियम कम हो रहा है। स्टेटमेंट ई कह रहा है कि एब्सिसिक इंड्यूस डीपोलराइजेशन और रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ईआर एंड वैक्यूल्स। जब अंदर से कैल्शियम रिलीज होगा तो ही तो साइटोसोल में कैल्शियम बढ़ेगा ना। एक ही क्वेश्चन में कैल्शियम डिक्रीज और इंक्रीज दोनों नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक स्टेटमेंट 100% फॉल्स है एंड अदर इज ट्रू। तो इसी को हम अटैक करेंगे और आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले आते हैं कोर कॉन्सेप्ट पर, द कैल्शियम स्पाइक के ऊपर जाते हैं। जब पानी की कमी होती है तो एब्सिसिक गार्ड सेल पर बाइंड करता है। इसका सबसे पहला मेजर एक्शन होता है इंटरनल स्टोर वैक्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को साइटोसोल में रिलीज करवाना। इस मैसिव कैल्शियम स्पाइक से ही आगे के सारे चैनल्स एक्टिवेट होंगे, इसीलिए कैल्शियम डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। इस हिसाब से स्टेटमेंट ई बिल्कुल ट्रू है और स्टेटमेंट ए कंप्लीटली फॉल्स। अब बात करते हैं द प्रोटॉन पंप शटडाउन। नॉर्मल हालत में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का H+ATPase पंप प्रोटॉन को बाहर फेंककर सेल को हाइपरपोलराइज रखता है, जिससे स्टोमेटा खुला रहता है। स्टोमेटा बंद करने के बाद एब्सिसिक की पंप को इनहिबिट कर देता है, जिससे सेल डीपोलराइज होने लगती है। ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक स्टेटमेंट है, जो कि है स्टेटमेंट सी। ये ऑप्शन भी हमारा स्टेटमेंट भी हमारा राइट है। द पीएच शिफ्ट एंड पोटेशियम एग्जिट, यानी स्टेटमेंट बी की बात कर रहे हैं हम। पंप बंद होना और उस दूसरे आइकॉनिक शिफ्ट की वजह से साइटोसोल का पीएच थोड़ा बेसिक हो जाता है। ये अल्कलाइलेशन और डीपोलिमराइजेशन मिलकर मेम्ब्रेन पर आउटवर्ड्स रेक्टिफाइंग के प्लस चैनल्स को खोल देते हैं। पोटेशियम और एन आयंस यानी कि कैल्शियम एंड मैलेट्स सेल से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे पानी बाहर निकल जाता है। गार्ड सेल श्रिंक होती है और स्टोमेटा बंद हो जाती है। ये पाथवे भी 100% ट्रू है, इसलिए स्टेटमेंट बी भी ट्रू है। अब बात करते हैं एलिमिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब इस क्रिस्टल क्लियर फिजिकोलॉजिकल लॉजिक के साथ लगाते हैं अपने एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। हमने अपने कॉन्ट्राडिक्शन रूल और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई प्रूव कर लिया है कि स्टेटमेंट ए 100% फॉल है। तो ऑप्शन वन में ए इंक्लूडेड है, सो एलिमिनेट ऑप्शन वन। ऑप्शन थ्री में भी ए इंक्लूडेड है, तो एलिमिनेट ऑप्शन थ्री। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन बी और ऑप्शन फोर। हमने अभी पाथवे में डिटेल में देखा कि स्टेटमेंट बी बिल्कुल सच है, जो स्टोमेटल क्लोजर का एक कोर मैकेनिज्म है। ऑप्शन फोर में बी मिसिंग है, जबकि बी की हाईली वैलिडेट ट्रू है। सो एलिमिनेट ऑप्शन फोर। सिर्फ एक बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ने से और एक एस्टेब्लिश फैक्ट वेरीफाई करने से हमारे पास स्ट्रिक्टली दो ही ऑप्शन बचते हैं, जिसमें करेक्ट ऑप्शन है
ऑप्शन 2, बी, सी एंड ई। हमने स्टेटमेंट डी को कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलिन रिकॉग्नाइजेशन में उलझने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राइट आंसर इज सॉलिडली ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर का लेआउट बिल्कुल साइकोलॉजिकल था। एग्जामिनर ने इंटेंशनली रीऑर्गेनाइजेशंस को ट्यूबुलिन साइटोस्केलेटन जैसा हाईली स्पेसिफिक और थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डाला। वो चाहते थे कि स्टूडेंट पाथवे छोड़कर साइटोस्केलेटन को डिटेल में ओवरथिंकिंग करे और कंफ्यूज हो जाए। टॉप रैंकर्स कभी भी ऐसे डिस्ट्रैक्टर्स को अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वो उस कोर ड्राइवर्स को ढूंढते हैं जो पूरा प्रोसेस को चला रहा है। जैसे कि यहाँ कैल्शियम एंड पोटेशियम। अगर आपको प्राइमरी आइकॉनिक शिफ्ट क्लियर है तो इमीडिएटली कॉम्प्लेक्स डिटेल्स आपका रास्ता नहीं रोक सकती। फिजियोलॉजी के किसी भी पाथवे में हमेशा स्टार्ट और एंड को स्ट्रॉन्ग रखिए।